बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में गिरफ्तार अलकायदा मिलिटेंट का ताल्लुक रोहिंग्यों से है, पुलिस का दावा। कहा भर्ती की कोशिशें कर रहा था। रोहिंग्यों को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं, रेफ्यूजियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मसले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राजनाथ सिंह ने कहा फैसले पर अमल करेंगे। म्यांमार की फौज पर पाबंदियां लगाई जाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने आंग सान सूची से कहा तशद्दुद रोकने के लिए फौरी कदम नहीं उठाए गए तो खौफनाक नतीजे निकलेंगे। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप में अफरा तफरी, बारिश में इमदाद हासिल करने के लिए बेबस औरतों की जिद्दोजहद, भगदड़ में 3 हलाक। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम रोक दिया जाए, इराकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। यूनाइटेड नेशंस ने भी की वोटिंग मुलतवी करने की अपील। हमास गजा का कंट्रोल इत्तेहादी हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार, फलस्तीनियों में इत्तेहाद की कोशिशें। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच अमरीकी इत्तेहाद और चाइना रशिया फौजों की अलग अलग जंगी मशकें। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में रहने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजियों के बारे में कतई फैसला करेगी। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए हैं और हुकूमत उन्हें मुल्क से बाहर करने का इरादा रखती है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि इन रोहिंग्या रेफ्यूजियों के रहने से मुल्क की सिक्योरिटी पर संगीन असरात पड़ सकते हैं। एनडीए हुकूमत ने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का बुनियादी हक सिर्फ शहरियों को हासिल है और गैर कानूनी रेफ्यूजी इस हक के इस्तेमाल पर जोर नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट जो रोहिंग्या रेफ्यूजियों की दरखास्त पर सुनवाई कर रही है, जिन्हें बाकायदा तौर पर रेफ्यूजियों का स्टेटस हासिल है। ये रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद समीउल्लाह और मोहम्मद शाकिर हैं, जो म्यांमार से बचकर भाग आए हैं। इन इमिग्रेंट्स ने इन बुनियादों पर मरकजी हुकूमत के इस मंसूबे को चैलेंज किया कि उन्हें मुल्क से बाहर करना आलमी इंसानी हकूक कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि रोहिंग्या रेफ्यूजियों ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिला हासिल किया है और उनके ताल्लुकात ISIS और ISI से है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों ने ऐसे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। आज भारत सरकार ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज के मामले में अपना हलफनामा दायर किया है। पहले एक बार दायर किया था, उसको विड्रॉ करके अब नया हलफनामा दायर किया है और इसमें मेनली उन्होंने ये बोला है कि ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये रोहिंग्या रेफ्यूजी जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ, और ये सरकार के दायरे में आता है। इसमें कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटरफेयर करने का और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि हमको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दायर किया है। वो ये कह रहे हैं कि उसको सील्ड कवर में कोर्ट को अगली हियरिंग यानी कि 3 अक्टूबर को जो हियरिंग होगी उसमें देंगे। नेशनल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस सिलसिले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ख्यालात सुने, जो इस केस में मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने के मंसूबे के खिलाफ इस दरखास्त पर अब 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मरकजी हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान ने रेफ्यूजियों से मुताल्लिक 1951 के आलमी समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसीलिए हिंदुस्तान रेफ्यूजियों को पनाह देने का पाबंद नहीं है। दरखास्त दाखिल करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने कहा कि उन्हें म्यांमार में बड़े पैमाने पर खूंरेजी, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का सामना है। इंसानी हकूक की एक आलमी तंजीम ने म्यांमार में क्रैकडाउन की वजह से उस मुल्क की फौज के खिलाफ हथियारों से मुताल्लिक पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। म्यांमार की फौज के क्रैकडाउन की वजह से कोई 4,10,000 से ज्यादा मुसलमान 25 अगस्त के बाद से बांग्लादेश फरार हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है, लेकिन म्यांमार की हुकूमत ने ऐसे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस तशद्दुद और लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी के बारे में आलमी लीडर्स की मजम्मत को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं और अब वक्त आ गया कि म्यांमार के फौजी जनरल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि म्यांमार के लीडर आंग सान सू की के लिए फौजी कार्रवाई को रोकने का आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि अगर आंग सान सू ने फौरी कदम नहीं उठाए तो ये सानहा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस दौरान म्यांमार के आर्मी चीफ ने बहरान के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया। आर्मी चीफ ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान राखीन में अपना मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रेफ्यूजियों के कैंप्स में अफरा तफरी का माहौल है। इन रेफ्यूजियों के लिए बहुत बुरे हालात हैं और इन हालात में उन्हें जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बारिश की वजह से उनके मसाइल और बढ़ गए हैं। कई रोहिंग्या रेफ्यूजीज मदद के इंतजार में हैं। कई औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश में भीगते हुए खाना, पानी और दूसरी बुनियादी चीजों के इंतजार में खड़ी हुई हैं। इस दौरान इमदाद हासिल करने की कोशिशों के दौरान भगदड़ में कम से कम 2 बच्चों की और 1 औरत की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है और कहा है कि वो म्यांमार में रोहिंग्यों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को भर्ती करने का मंसूबा बना रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के ओहदेदारों ने बताया कि स्पेशल सेल की एक टीम ने इतवार की शाम समीउर रहमान को शिकारपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। डीसीपी स्पेशल सेल कुशवाहा ने बताया कि इस मिलिटेंट के पास से एक पिस्तौल, 4 कार्ट्रिजेस, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन, बांग्लादेश का एक सिम कार्ड और बांग्लादेशी टका और अमरीकी डॉलर की शक्ल में बैरूनी करेंसी जब्त की गई। ये भी बताया गया कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी था जो उसने किशनगंज, बिहार से हासिल किया था। बताया गया कि समीउर रहमान बरतानिया का शहरी है, उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। उसका बाप 1960 के दहे में बरतानिया चला गया था। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि अलकायदा कारकुन मणिपुर और मिजोरम में एक अड्डा कायम करना चाहता था ताकि भर्ती किए गए लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके और फिर उन्हें म्यांमार की फौज से लड़ने के लिए भेजा जा सके। कहा गया कि 2013 से वो अलकायदा से जुड़ा हुआ था और साउथ अफ्रीका और सीरिया भी जा चुका है। उसका ताल्लुक अलकायदा की सीरिया शाख अल नुसरा फ्रंट से भी रहा। डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तार किया गया दहशतगर्द रोहिंग्यों की मदद करना चाहता था। चिटगांव में इसको बेस सेटअप करना था, रिक्रूटमेंट करना था और लोगों को म्यांमार में भेजना था, म्यांमार आर्मी से लड़ने के लिए। वहां पर ये अरेस्ट हुआ अपने 2 बांग्लादेशी एसोसिएट्स के साथ में 2014 में टेरर फाइनेंसिंग और टेरर रिक्रूटमेंट के चार्जेस में, जैसा अभी पता चला है। और सितंबर 2014 से अप्रैल 2017 तक ये वहां की जेल में रहा। उसके बाद फिर ये वहां से जब बेल पे छूटा तो फिर इसने ये इंडिया की तरफ आया, इसको डायरेक्शन मिला कि आप इंडिया जाइए। और इंडिया में भी इसके आने का पर्पस जो था वो पहले ये दिल्ली आया, यहाँ ये कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसको जो अंदाज था कि कुछ लोगों से इसको मिलना था, कुछ लोगों से इसकी बातचीत चल रही थी और इसका पर्पस था बेसिकली मिजोरम या मणिपुर में बेस सेट करना, जहाँ पर लोकल लड़कों को आइडेंटिफाई करेगा, लोकल मुस्लिम यूथ्स को इसको आइडेंटिफाई करना था, रिक्रूट करना था और उनको म्यांमार भेजना था। सो ही वॉज बेसिकली एस्पाउजिंग द कॉज ऑफ रोहिंग्यास। ये काफ़ी हार्डकोर है और इसके टच जो है मतलब जीएम, इसके अलावा क्या कहते हैं अलकायदा के जो एफिलिएट हैं, इसके अलावा कुछ जीएमबी के लोगों के भी टच में ये आया था, बट दैट वाज मोर ऑफ टच। उनसे कोई एक्टिव इसकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका जो था वो इस काम के लिए था। इंडिया में भी इसके टच में कई लोग हैं जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिस पे काम चल रहा है।
बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। इराक की एक आला अदालत ने कुर्दिस्तान इलाके में आजादी के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम को रोकने का हुक्म जारी किया है। इराक के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 सितंबर के इस रेफरेंडम की तमाम तैयारियां फौरी रोक दी जाएं। इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में कुर्दों की मकामी हुकूमत ने आजादी के सवाल पर रेफरेंडम कराने का फैसला किया है। इराक की हुकूमत के अलावा ईरान और तुर्की भी इस रेफरेंडम की मुखालफत कर रहे हैं। अमरीका ने भी कुर्द ओहदेदारों से कहा है कि वो रेफरेंडम को मुलतवी कर दें। इस रेफरेंडम पर अमल करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे खित्ते में बहुत गहरे असरात पड़ सकते हैं। इस दौरान कुर्द लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें रेफरेंडम के बारे में फैसला किया जाने वाला है। कुर्दों का एक डेलीगेशन बगदाद का भी दौरा कर रहा है ताकि इस बारे में हुकूमत से बातचीत की जा सके। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने एक बार फिर मुतालबा किया कि रेफरेंडम मुलतवी कर दिया जाए। अब्बादी ने कहा कि कुर्द ओहदेदार आजादी के नाम पर रेफरेंडम कराते हुए आग से खेल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने इराक के कुर्द लीडर्स से कहा कि वो रेफरेंडम मुलतवी कर दें क्योंकि इससे अरब मुल्क में ISIS और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई मुतासिर होगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि इससे रिकंस्ट्रक्शन के काम और रेफ्यूजियों की वापसी भी मुतासिर होगी। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इराक की हुकूमत और कुर्दिस्तान की इलाकाई गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। बरतानिया के वज़ीर दिफा माइकल फैलन ने कहा है कि वो कुर्दिस्तान के इलाकाई सदर को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे कि वो 25 सितंबर का रेफरेंडम मुलतवी कर दें। उन्होंने बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं अरबिल जा रहा हूं ताकि सदर मरज़ुक बरज़ानी को बताऊं कि हम रेफरेंडम की तायद नहीं करते और हम इराक के इत्तेहाद के पाबंद हैं। इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के साथ तालमेल के जरिए हम काम कर रहे हैं। तुर्की ने इराक की सरहद के करीब फौजी मशक़ें शुरू की हैं। ये मशक़ें कैसे वक्त हो रही जब इराक के कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम की तैयारियां हो रही हैं। तुर्की ने सीरिया सरहद के करीब भी अपनी फौजी गाड़ियों को भेजा है। तुर्की ने वार्निंग दी है कि अगर कुर्दिस्तान में रेफरेंडम होता है तो इससे खाना जंगी का खतरा पैदा हो जाएगा। बरतानिया ने कतर के साथ 24 यूरोफाइटर टाइफून जंगी हवाई जहाज के लिए एक समझौता किया है। कतर ये जंगी हवाई जहाज एक ऐसे वक्त खरीद रहा है जब सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों के साथ उसका तनाव काफी इंतहा पर पहुंचता नजर आ रहा है। बरतानिया के वज़ीर दिफा माइकल फैलन और कतर के वज़ीर दिफा खालिद अल अतिया ने इस सिलसिले में इतवार को समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते की मालियत कई बिलियन डॉलर बताई गई। दुनिया भर से छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे एक और खतरनाक तूफान करेबियाई जजीरों की तरफ बढ़ रहा है और स्लम डॉग मिलेनियर की नन्ही अदाकारा रुबीना अली माली मसाइल से दो चार है और उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली में गिरफ्तार अलकायदा मिलिटेंट का ताल्लुक रोहिंग्यों से है। पुलिस का दावा, कहा भर्ती की कोशिशें कर रहा था। रोहिंग्यों को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं। रेफ्यूजियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मसले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राजनाथ सिंह ने कहा फैसले पर अमल करेंगे। म्यांमार की फौज पर पाबंदियां लगाई जाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने आंग सान सूची से कहा तशद्दुद रोकने के लिए फौरी कदम नहीं उठाए गए तो खौफनाक नतीजे निकलेंगे। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप में अफरा तफरी। बारिश में इमदाद हासिल करने के लिए बेबस औरतों की जिद्दोजहद। भगदड़ में 3 हलाक। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम रोक दिया जाए, इराकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। यूनाइटेड नेशंस ने भी की वोटिंग मुलतवी करने की अपील।
हमास गजा का कंट्रोल इत्तेहादी हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार, फलस्तीनियों में इत्तेहाद की कोशिशें। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच अमरीकी इत्तेहाद और चाइना रशिया फौजों की अलग अलग जंगी मशक़ें। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हमास ने कहा है कि वो गजा का कंट्रोल फलस्तीन की इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में देने के लिए तैयार है। हमास का यह फैसला फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद की तरफ एक अहम कदम है। पिछले 10 साल से महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास के दरमियान ताल्लुकात तल्ख रहे हैं। 2007 में मुख्तसर खाना जंगी के बाद गजा पर हमास का और मगरबी किनारे पर फलस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल हो गया। हमास ने कहा कि उसने गजा को चलाने वाली इंतजामी कमेटी को तहलील या डिसॉल्व करने का संजीदा जुर्रतमंदाना और वतन परस्ताना फैसला किया है। गजा में तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। हमास ने एक बयान में कहा कि वो इत्तेहादी हुकूमत के तहत नए इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशंस के मिडल ईस्ट से मुताल्लिक नुमाइंदे निकोले मेलाडोनोफ ने हमास के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने उनके हवाले से कहा कि तमाम फरीकों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और इत्तेहाद बहाल करना चाहिए ताकि फलस्तीनी अवाम की तारीख का एक नया सफ़हा उल्टा जा सके। हमास के इस फैसले की तमाम गोशों की तरफ से तारीफ की जा रही है। तुर्की की हुकूमत ने तमाम फलस्तीनियों से कहा कि वो सुलह के इस सुनहरे मौके को बेकार जाने ना दें। एक बयान में कहा गया कि इस्तांबुल हमास की तरफ से किए गए फैसलों को कदर की निगाह से देखता है। इस दौरान ये बात मालूम नहीं हो सकी कि महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी हमास के इस फैसले को किस नज़र से देख रही है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने अंदेशा जाहिर किया कि महमूद अब्बास कैंप टालमटोल से काम ले रहा है, जिससे फलस्तीनी हलकों में मायूसी पाई जाती है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर समझौते से पीछे हटेगा तो यह अमेरिका की तरफ से वादा खिलाफी होगी। न्यूयॉर्क में ईरानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियर समझौते की कोई भी खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान इसका जवाब देगा। चाइना और रशिया ने नॉर्थ कोरिया के करीब अपनी समंदरी जंगी मशक़ें शुरू की हैं। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब नॉर्थ कोरिया और अमरीकी इत्तेहाद के दरमियान काफ़ी तनाव पाया जाता है और दोनों फरीकों के दरमियान फौजी टकराव की भी बातें हो रही हैं। चाइना की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जिन्हा ने इन मशक़ों की तस्दीक की। अमेरिका की फौज ने भी साउथ कोरिया के साथ जंगी मशकों के दरमियान इलाके में कई उड़ानें भरी। अमेरिकी एयरफोर्स के 4 F-35B जंगी हवाई जहाज़ों और 2 B-1 सुपरसोनिक बमबार हवाई जहाज़ों ने इन फौजी मशकों में हिस्सा लिया। इन जहाज़ों ने जापान में अपने फौजी अड्डे से उड़ानें भरी जो पैसिफिक में अमेरिकी जजीरे गवाम के बिल्कुल करीब वाक़े है। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिका और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई। इस मौके पर सीरिया बहरान, यूक्रेन तनाज़े और मिडल ईस्ट के हालात के बारे में बातचीत की गई। रशियन वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन रशियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि दोनों लीडर्स ने सीरिया, यूक्रेन, मिडल ईस्ट और कोरिया के हालात पर बातचीत की। एक और समुद्री तूफान कैरेबिया के जजीरों में तबाही फैला सकता है। इस तूफान का नाम मारिया है। इम्कान है कि वो 48 घंटों में और ताकतवर होगा। अमेरिका के तूफान से खबरदार करने वाले मरकज ने बताया कि मारिया तूफान किसी भी वक्त कैरेबियाई जजीरों से टकरा सकता है। हाल ही में तूफान इरमा की वजह से कैरेबिया के कई जजीरे तहस नहस हो गए। अब इन जजीरों पर एक और नई मुसीबत आने वाली है। थाईलैंड में हुकूमत ने एक नया टैक्स लगाया है जिसे गुनाह टैक्स कहा गया। इस नए टैक्स के तहत मुल्क में शराब और सिगरेट की कीमतें 40% बढ़ जाएंगी। इस टैक्स पर 16 सितंबर से अमल हो रहा है। थाईलैंड के ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की कि नए टैक्स की वजह से कीमतों का पूरा बोझ सिर्फ कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा। चाइना ने नेपाल तक नया रास्ता बनाया है जिसका इस्तेमाल फौजी मकसदों के लिए किया जाएगा। चाइना की सरकारी मीडिया में ये बात बताई गई। कहा गया कि इसकी वजह से साउथ एशिया से चाइना तक एक अहम रास्ता बनेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 25 मीटर लंबी इस हाईवे का इस्तेमाल फौजी गाड़ियों के लिए किया जा सकता है। इम्कान है कि इस रास्ते से हिंदुस्तान काफी नाराज होगा। ये रास्ता तिब्बत से होकर गुजरेगा। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेगा। हाफिज सईद की तंजीम जमात-उद-दावा ने यह बात बताई। हाल ही में होने वाले एक बाई इलेक्शन में हाफिज सईद की पार्टी के उम्मीदवार ने तीसरा मकाम हासिल किया। जमात-उद-दावा के ताईदी उम्मीदवार शेख याकूब को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीवी कुलसूम नवाज ने शिकस्त दी। इस सीट से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा था। शेख याकूब ने मिल्ली मुस्लिम लीग पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा जिसे हाल हाल में बनाया गया था।
शिवसेना ने एक बार फिर इशारा दिया कि वो एनडीए से ताल्लुक तोड़ लेगी। शिवसेना के लीडर्स ने मातोश्री में एक अहम मीटिंग के बाद इन सवालों पर कि क्या शिवसेना एनडीए हुकूमत से बाहर निकल जाएगी कहा कि आप इंतजार करें और देखें। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने ट्विटर पर कहा कि पार्टी बीजेपी की पॉलिसियों की जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहती और पार्टी उस हुकूमत से जुड़ी रहना नहीं चाहती जो गरीबों को तंग कर रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की नन्ही अदाकारा रूबीना अली आजकल बेरोजगार है और काम की तलाश में। इस फिल्म के लिए सैकड़ों घरों की तलाश के बाद रूबीना अली को चुना गया था, जिसमें उसने स्लमडॉग मिलियनेयर की लीड एक्ट्रेस के बचपन का रोल अदा किया था। उस वक्त रूबीना की उम्र सिर्फ 8 साल थी। 2009 में इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड हासिल हुआ था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रूबीना ने फैशन स्टेज की दुनिया में अपने कदम रखे थे और हांगकांग, ताइवान, पेरिस वगैरह का सफर भी किया था, लेकिन अब रूबीना इस चकाचौंध से निकलकर वहीं पहुंच गई है जहां से उसने शुरुआत की थी। रूबीना को उस वक्त एक धक्का लगा था जब उसके घर में आग लगने की वजह से उसकी सारी यादें जल गई थी, जिसमें उसका ऑस्कर अवार्ड भी शामिल था। उस हादसे के बाद वो अपने बाप और सौतेली मां के साथ एक दूसरे घर में चली गई थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो अकेले जिंदगी गुजार रही है। रूबीना आर्ट्स की तालीम हासिल कर रही है और वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती है, लेकिन अब वो रोजगार न होने की वजह से माली परेशानियों का शिकार है और उसके लिए जिंदगी गुजारना काफी दूभर हो गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दिल्ली में गिरफ्तार अलकायदा मिलिटेंट का ताल्लुक रोहिंग्यों से है, पुलिस का दावा, कहा भर्ती की कोशिशें कर रहा था। रोहिंग्यों को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं, रेफ्यूजियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मसले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी, राजनाथ सिंह ने कहा फैसले पर अमल करेंगे। म्यांमार की फौज पर पाबंदियां लगाई जाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने आंग सान सूची से कहा तशद्दुद रोकने के लिए फौरी कदम नहीं उठाए गए तो खौफनाक नतीजे निकलेंगे। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप में अफरा तफरी, बारिश में इमदाद हासिल करने के लिए बेबस औरतों की जिद्दोजहद, भगदड़ में 3 हलाक। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम रोक दिया जाए, इराकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, यूनाइटेड नेशंस ने भी की वोटिंग मुलतवी करने की अपील। हमास गजा का कंट्रोल इत्तेहादी हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार, फलस्तीनियों में इत्तेहाद की कोशिशें। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच अमरीकी इत्तेहाद और चाइना रशिया फौजों की अलग अलग जंगी मशकें। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।